हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन सीट एलोकेशन प्रोसीजर के बारे में। जो 3 स्टेप्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर है 2022 का, उसके बारे में ही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस फॉर्म की जो फ़ीस है 250 रुपये है जनरल, OBC और EWS के लिए, और अदर रिज़र्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 100 रुपये की फ़ीस है। और अगर आप ECA या स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा दोस्तों, इसमें आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा CSAS वाले पोर्टल में जाकर, जिसमें ऑब्वियसली आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। और अगर आप ECA या स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। इस बार जो एडमिशन प्रोसीजर है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। जो आप एडमिशन फॉर्म भरोगे उसमें आप कोई भी अंडरटेकिंग अपलोड नहीं कर सकते हो। आपके पास, अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। और जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी बेसिक डिटेल को चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो भी आप डिटेल प्रोवाइड करोगे अपनी मैट्रिकुलेशन या क्लास 12 मार्कशीट के अकॉर्डिंग करोगे, और उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। फॉर्म फिल करते टाइम दोस्तों, जो आप अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करोगे, सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी है, आपने क्लास 12 में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हों, चाहे वो मेन सब्जेक्ट्स हों, इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट्स भी काफ़ी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो सारे ही सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको ऐड करने हैं। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल पोर्शन अलग है, प्रैक्टिकल पोर्शन अलग है, जो कि मेनली होता है, तो आपको उन दोनों पोर्शंस के मार्क्स अलग अलग लिखने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स में प्रैक्टिकल के अंदर 20 लिखने हैं। जितने आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स आए उसमें आपको मार्क्स ऑब्टेन वाले सेक्शन में लिखना है। अब ऐसा बहुत से केसेस में देखा गया है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, उसमें आपका प्रैक्टिकल सेशन नहीं होता है, यानी प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं होता है। तो उस केस में आपको प्रैक्टिकल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रैक्टिकल की कैटेगरी में 0-0 लिखना है। तो ये बेसिक सी डिटेल है गाइडलाइंस की, जो कि आपको समझनी है। जो CSAS वाला PDF आया है उसमें भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा स्टेप जो होगा आपका एडमिशन का, वो होगा आपका प्रेफरेंस ऐड करने का। कॉलेजेस एंड कोर्सेज़ का जो प्रेफरेंस होता है वो आपको ऐड करना है। अभी जो दूसरा प्रेफरेंस है, मतलब जो दूसरा जो स्टेप है जिसमें आपको कोर्सेज़ एंड कॉलेजेस का प्रेफरेंस ऐड करना है, ये स्टेप आपका जब CUET का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही ये स्टेप शुरू होगा। बिकॉज ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक आपको आपका CUET का स्कोर नहीं मालूम होगा तो आप अपना जो कोर्सेज़ एंड कॉलेजेस का प्रेफरेंस है वो ऐड नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपको जब तक ये नहीं मालूम होगा कि मेरे मार्क्स कितने हैं, तो आप अपने कोर्सेज़ एंड कॉलेजेस का प्रेफरेंस ऐड नहीं कर पाओगे। तो जो सेकंड स्टेप है इस एडमिशन प्रोसीजर का, वो कोर्सेज़ एंड कॉलेजेस को प्रेफरेंस को ऐड करने का है। इसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रेफरेंस ऐड कर सकते हो। इसमें एक बच्चे सवाल करेंगे, सर मैंने NTA का CUET का जब फॉर्म भरा था तो मैंने पर्टिकुलर कोर्स चूज़ नहीं किया था, लेकिन उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स के CUET पेपर देना मैंडेटरी थे वो मैं देकर आई हूँ या देकर आया हूँ, लेकिन कोर्स मैंने NTA CUET के टाइम पर ऐड नहीं किया था। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, जब ये सेकंड स्टेप का आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद वाला स्टेप करोगे, ये आपका स्टेप 2, तो इसमें आप जितने नंबर ऑफ़ कोर्सेज़, जितने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस का प्रेफरेंस देना चाहो दे सकते हो। BA प्रोग्राम के अंदर मेनली 206 कॉम्बिनेशन है। अब BA प्रोग्राम के अंदर आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन चूज़ करना पड़ता है, जो थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन आपको पढ़ने होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सेकंड स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपको एडवाइस दी जाती है कि जितने ज़्यादा प्रेफरेंस आप उसमें दे सकते हो उतने ज़्यादा प्रेफरेंस देने की कोशिश करिए। इसके बाद बारी आती है दोस्तों थर्ड राउंड की, जो कि फाइनल राउंड है, जो कि एक्चुअल में काउंसलिंग राउंड आप इसको बोल सकते हो, एलोकेशन राउंड आप इसको बोल सकते हो। थर्ड राउंड में आपको क्या होगा, आपको एक्चुअल में सीट अलॉट करी जाएगी। जो सेकंड राउंड में आपने प्रेफरेंस ऐड दिए होंगे, प्लस आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, प्लस आपके CUET के मार्क्स के अकॉर्डिंग, थर्ड राउंड में आपका सीट अलोकेशन दिया जाएगा और आपको कोर्सेज़ अलॉट किया जाएगा। अब कोर्सेज़ अलॉट होने के बाद आपके पास होते हैं 2 ऑप्शन। या तो आप मान लीजिए आपने सेकेंड राउंड में जो प्रेफरेंस आपने दिया, मान लीजिए आपने 10 प्रेफरेंस दिए हैं 1 से लेकर 10 तक। अब जो सीट अलोकेशन का राउंड आया उसमें जो आपको सीट अलॉट हुई उसमें आपको नंबर 5
5वें नंबर का प्रेफरेंस आपके अलॉट हुआ, ठीक है। मान लीजिए लेट्स से अपने दौलत राम कॉलेज में आपको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस अलॉट हुआ। अब आपको डिसाइड करना है कि यार दौलत राम से पहले मैंने जो 4 और प्रेफरेंस मिले थे, एज आई सेट कि आपको अलोकेशन में 5वां प्रेफरेंस मिला है। अब आपको डिसाइड करना है कि यार दौलत राम से पहले भी मैंने 4 प्रेफरेंस चूज़ किए थे, हो सकता है मैं अपग्रेड के लिए जाऊँ तो मुझे और हायर प्रेफरेंस का सीट अलॉट हो जाए। तो थर्ड राउंड जो है, इसमें जब बच्चे को सीट अलॉट होती है तो उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो सीट से सेटिस्फाइड है या फिर वो अपग्रेड के लिए जाना चाहता है। दोनों ही कंडीशन में आपको चाहे अपग्रेडेशन के लिए जाना हो, चाहे आपको फ्रीज़ करनी हो सीट, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपको कोई सीट अलॉट होती है उस टाइम आपको लॉगिन पोर्टल पे चेक करना है कि हाँ जी आपको ये कोर्स और ये कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर वहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन रहता है, वो ऑप्शन पे जाकर आपको उस पर्टिकुलर कोर्स एंड कॉलेज के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो जिस कॉलेज में आपका नाम आया होता है वो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद कॉलेज वाले आपको पेमेंट का लिंक दे देते हैं, यानी कि जो CSAS वाला पोर्टल है उसी पोर्टल में लॉगिन करोगे तो वहीं पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा और आपको पेमेंट करनी होगी। देन वाइल डूइंग योर पेमेंट देन यू हैव टू डिसाइड कि अगर आप उस सीट से सेटिस्फाइड हो 100% तो आपको फ्रीज़ का ऑप्शन चूज़ कर लेना है, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो नहीं मुझे अभी जो प्रेफरेंस मिला है वो 5वें नंबर का मिला है, हो सकता है सेकंड राउंड में मुझे 4th या 3rd या इवन सेकंड या इवन फर्स्ट का प्रेफरेंस मिल जाए, तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, आपको मान लो फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी। एक्टिविटीज़ से मेरा मतलब है, मान लो आपने कॉलेज उस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई नहीं किया या फिर अप्लाई कर दिया, आपने एडमिशन फ़ीस नहीं पे करी, तो सेकंड राउंड में या फर्दर राउंड में आपको कंसीडर नहीं करा जाएगा अनलेस एंड अनटिल स्पोर्ट राउंड का आपको वेट करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने सेकंड राउंड में 10 प्रेफरेंस ऐड किए थे, अब आपको जो प्रेफरेंस मिला है वो मिला है 4थे नंबर का प्रेफरेंस। आपको ये लगता है कि नहीं यार मैं डायरेक्टली सेकेंड राउंड के लिए वेट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो वो अलाउड नहीं है। आपको उस पर्टिकुलर राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट करने का इन द सेंस है कि आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच कर बैठो कि यार मैं जो फर्स्ट राउंड में मुझे जो 4थे नंबर का प्रेफरेंस अलॉट हुआ है इसको मैं कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता, मैं डायरेक्टली सेकंड राउंड में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो वो आपकी गलतफहमी है। उस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट राउंड या जो भी राउंड्स हैं उनसे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि फर्स्ट राउंड का किसी भी राउंड का जब रिज़ल्ट आता है तो हो सकता है आपको मल्टीपल प्रेफरेंस अलॉट हों। जैसे लेट्स से कि आपने 10 प्रेफरेंस ऐड किए हुए हैं और जब रिज़ल्ट आए फर्स्ट राउंड का, तो जब वहाँ पे आप लॉगिन करके चेक करोगे तो हो सकता है आपको वहाँ पे मल्टीपल सीट्स अलॉट हों कि भाई इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम मिरांडा हाउस के BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में भी आ गया है, हंसराज कॉलेज के BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में भी आ गया है। देन ये टोटली आपकी मर्ज़ी होगी कि आप उन दोनों में से कौन सी सीट चूज़ कर रहे हो। तो जो भी सीट चूज़ कर रहे हो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार अब मुझे अपग्रेड करना है या फिर फ्रीज़ करना है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब फर्स्ट राउंड में सीट अलोकेशन का रिज़ल्ट आएगा उसमें 20% एक्स्ट्रा ये लोग लेंगे एडमिशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉलेज में लेट्स से 100 सीट्स हैं, तो फर्स्ट राउंड में वो पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर 120 कैंडिडेट को एडमिशन देंगे, तो 20% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में एडमिशन देंगे। देन फिर सेकंड राउंड में जितनी सीट्स वैकेंट्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाएगा। मान लो एक पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ गई CUET के बेसिस पर 94 और उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर 100 सीट्स हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉलेज को प्रेफरेंस देने वाले 140 हैं, तो 40 बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन सीट्स वहाँ पे 100 हैं। एडमिशन वो लोग 120 लोगों को देंगे। आई होप आप समझ गए हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए, अपकमिंग फर्स्ट राउंड के अलावा दूसरे राउंड्स के लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ये आप नहीं भरते हो तो आपके लिए एक मिड एंट्री का सिस्टम है यूनिवर्सिटी के पास, जिसके अकॉर्डिंग 2 राउंड ख़त्म होने के बाद या इवन 3 राउंड ख़त्म होने के बाद एक दोबारा से पोर्टल ओपन करेगी यूनिवर्सिटी। वो उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने 250 रुपये की फ़ीस पे करके पेमेंट नहीं करी थी, रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, लेकिन उस मिड एंट्री फॉर्म के लिए आपको 1000 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि अगर आप मान लो आप DU में आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, आपने CUET भी दिया है, लेकिन फिर क्या हुआ कुछ टाइम बाद आपका मन बना कि यार चलो अप्लाई करके देख लेता हूँ, तो सेकंड राउंड के बाद भी यूनिवर्सिटी ऑप्शन देगी भाई अब मिड एंट्री का हम ऑप्शन दे रहे हैं
जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा था हमारा, वो 1000 रुपीज़ की पेमेंट देकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो ये मिड एंट्री का सिस्टम है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि यूनिवर्सिटी में हर साल चलती है। अब लेट्स से मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई, ठीक है, और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर सीट का यानी जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है वहाँ की फ़ीस लेट्स से 15,000 रुपये है। अब सेकेंड राउंड में क्या होगा, सेकेंड राउंड में चूँकि आपने अपग्रेड कर लिया, आप सेकेंड राउंड में आ गए। अब सेकेंड राउंड में आपको और हायर प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हो गया, और मान लो उस हायर प्रेफरेंस के कॉलेज की कोर्सेज़ की फ़ीस है लेट्स से 17,000। तो कितने पैसे बचे आपने? 15,000 आप पहले दे चुके हो, बचे 2,000, तो आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। दैट्स इट। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि फ़र्स्ट राउंड में आप 15,000 रुपये में अपनी एडमिशन ले लिया आपने और सीट को अपग्रेड कर दिया। अब सेकंड राउंड में जो आपका हायर प्रेफरेंस का कॉलेज आया उसकी फ़ीस 17,000 है, तो बचे कितने? 2,000। तो ये 2,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब इसका रिवर्स कर दो, मान लो फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट अलॉट हुई थी उसकी फ़ीस थी 17,000, सेकेंड राउंड में आपको जो कॉलेज या कोर्स अलॉट हुआ है उसकी फ़ीस है 15,000। तो क्या होगा, जो सेकेंड राउंड है उसमें चूँकि 2,000 रुपये बच रहे हैं आपके, तो 2,000 रुपये जो बच रहे हैं वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे थ्रू आफ्टर क्लोजिंग, मतलब जब यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो इस फैक्ट को समझाने के लिए एक और चीज़ आपको समझनी है कि जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप बैंक अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करोगे, बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल प्रोवाइड करना, जो अभी आपका कोड वगैरह होता है, अकाउंट नंबर होता है, IFSC कोड होता है, बिल्कुल एक्यूरेट प्रोवाइड करना, बिकॉज आपको फ़ीस रिफ़ंड में जब प्रोसीजर स्टार्ट हो यूनिवर्सिटी का तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आए। ठीक है, नहीं तो बस साल भर लग जाता है फ़ीस रिफ़ंड में, फिर आप परेशान होते हो। इस चीज़ का भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। बाकी यही प्रोसीजर है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए जिसकी 250 रुपये की आपकी फ़ीस है। बाकी जब CUET का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी प्रेफरेंस भी चालू हो जाएगी, और प्रेफरेंस भी आप भर सकते हो। किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है तो वेबसाइट पर जाकर शेड्यूल देख लीजिएगा कि मान लो लेट्स से राउंड 1 में 1 अक्टूबर को सीट अलॉट हुई, तो उस पर्टिकुलर राउंड का एक टाइम फ्रेम होता है, लाइक 1 से लेकर 5 अक्टूबर तक ही आप उसमें अप्लाई कर पाओगे और पेमेंट दे पाओगे। तो ये शेड्यूल आपको देखना है, वेबसाइट पर अपलोड होगा ये शेड्यूल, तो उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप हर राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। अगर किसी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाए, या आप, मैं इतना कहता हूँ, कोई भी एक्टिविटी या कुछ भी नहीं कर पाए, या फिर कुछ स्टेप्स आपका रह गया, लाइक वेरिफिकेशन करवा लिया आपने ऑनलाइन लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए, तो अपकमिंग फर्दर राउंड्स में आपको कंसिडर नहीं करा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं उनको भी जिस भी राउंड में सीट अलॉट हो रही है वो पहले वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। तो यही दोस्तों बहुत आसान सा प्रोसीजर है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन का, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इस चीज़ को। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।